हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार क्यों ना गिरना पड़े, और सपने तो पूरे करने हैं चाहे दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूं और न्यूमेरिकल्स भी बताता हूं। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं भैया, उनका तो इस बार फिजिक्स में 95% क्लियर है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए। तो जो भी क्लासेस में देता हूं उसको आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि फिजिक्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जामिनर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देता है, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है। ठीक, तो जब तक आप लोग डीपली नॉलेज नहीं रखेंगे आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वीवीआई हैं उनको तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक आ रहा है। तो मैं आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लाता रहता हूं जो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में आए हैं। मतलब वही क्वेश्चन नहीं, जो कम आए हैं वो भी मैं बताऊंगा। कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मेरा सिद्धांत है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं 2017, 2014, 17, 2015, 17, 18, 19, 22 और 2018, 20। देखिए कोई भी क्वेश्चन इसमें से 2023 में नहीं आया है, तो 24 में पूरे के पूरे चांस है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम क्या पढ़ेंगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 11 जो आपका विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। देखिए फर्स्ट फिजिक्स के तो आपको क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में जो आपका फिजिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये सारे चैप्टर आते हैं, उनके भी क्वेश्चन को रेगुलर आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा? व्हाट इज द इंपल्स ऑफ, ठीक है, इंपल्स आपको निकालना है। तीसरा देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 प्रकार से आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए या फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। दोनों सेम ही चीज है, चाहे आप कहिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, चाहे आप कहिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटान की ऊर्जा कितनी जूल होगी? आपको यहां पर ऊर्जा निकालनी है, फोटान की ऊर्जा। तो ये चारों क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार आए हैं, देखिए चारों को अगर आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो प्रेशर आपको एग्जाम टाइम में होता है उस प्रेशर को अगर कम करना है तो आप पहले ही क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस का ऑपरेशन करेंगे हम। ऑपरेशन का मतलब सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 3 तो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है भैया इसमें न्यूमेरिकल तो रहेंगे ही, और एक आपका क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ठीक, देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वो 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका
उसका फॉर्मूला पता है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं 99%। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन भैया है, तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, वैल्यू इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही दी गई है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको निकालना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, हमें v दिया गया है, v कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये लिए मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है h/mb, ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, जहां पर लैम्डा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, h है प्लांक नियतांक और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भैया इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, वही रख देंगे, v हमें दिया ही गया है। तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, लेकिन दो वैल्यू आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमें लगाना है, ठीक। लेकिन h की वैल्यू कितनी होती है वो हम लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी होती है वो लिखेंगे, फिर हम लैम्डा निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए चूंकि फॉर्मूले से देखिए h की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और जूल सेकेंड, देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, अभी काम लगेगा, ठीक है। जूल सेकेंड। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है लैम्डा, ठीक। तो ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/mb। भैया इसी पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू इसको रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। लेकिन साइड में लिखेंगे इधर, ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा भैया, चेंज नहीं करेंगे इसको हम, क्योंकि इससे हमें निकालना है। फिर देखिए h की वैल्यू ऊपर दी गई है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक, अपान m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, देखो लैम्डा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर को हम ऐसे रहने देते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 ऐसे रहने देंगे। देखिए भैया 9.1 का जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए घात वाला कर देंगे और इसका इससे कर देंगे, तो हमारा अप्रॉक्स आएगा ये, देखिए 945 होता है, लेकिन 9.1 है, तो ये हमारा आएगा लगभग 4.55 इंटू 10⁻31 है, ये +3 है, तो भैया प्लस माइनस माइनस होता है, 31 में से 3 चला जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10⁻28। देखिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस वाले भैया हमारे बड़े हैं और ये छोटे हैं, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए उन्हीं का चिन्ह लगेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर प्लस वाला बड़ा होता तो प्लस में हमारा आंसर आता। तो लैम्डा इक्वल टू, देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम 6.6 को 4.55 से कट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो आपका आएगा 1.45, अप्रॉक्स 1.45 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1.45 इंटू 10⁻34 है, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू 28 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे भैया प्लस में है, नीचे कर्जे में है, तो ऊपर जाएंगे तो धनी हो जाएंगे, मतलब 28 हो जाएंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1.45 इंटू 10⁻, देखिए माइनस वाले भैया बड़े हैं, तो मैंने बताया बड़ों का सम्मान करो, तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन दोनों आपस में घटेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 34 में से जब 28 को घटाएंगे तो ये -26 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा -6, ठीक है।
10 की पावर -6। ये मीटर में आंसर आएगा, किसमें? मीटर में। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, यू कैन सॉल्व, ठीक है, ये भी आंसर होगा। लेकिन इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लाना चाहें, क्योंकि तरंगदैर्घ्य है भैया, तो एंगस्ट्रॉम में ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। तो देखिए साइड में मैं करता हूं इसको, देखिए 1.45 है, ये एंगस्ट्रॉम में अगर लाना है तो आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। तो भैया अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लाना है तो आपको यहां पर 10 के पावर -10 लिखना होगा। तो -10 जब आप लिखोगे तो इसमें क्या होगा, जितना अंक आप बढ़ा रहे हो वो दशमलव इतना इधर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम 4 जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये 0.2 है, तो ये 2 दशमलव एडजस्ट हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू हमारा फाइनली आएगा, देखिए ये आएगा 14,500, ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। अब ये 10 के पावर -10 इसको लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए -6 था, आपने इसमें 4 और माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस जब आप करेंगे तो ये दशमलव इधर आएगा, ठीक है। 4 आपने माइनस किया है, मतलब 10 के पावर -4 से गुणा किया है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके 6 4 10 हुआ, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1.45 था, 4 अंक इधर आएगा तो 14,500 आएगा। तो आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हैं। देखिए अब ये -10 में आ गया मीटर में, तो इसी को हम लिख सकते हैं 14,500 एंगस्ट्रॉम, और यही हमारा आंसर होगा। इतना समझना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ये 14,500 कहां आया, यही प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था लगभग उसी से रिलेटेड है, मतलब वही फॉर्मूला है बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप उसको समझ गए तो समझ जाओगे बड़ी आसानी से। देखिए एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या है? तो अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, लैम्डा इक्वल टू होता है h/mb, h/mb। अब भैया mb जो होता है P इक्वल टू, P क्या है आपका? संवेग है, P इक्वल टू होता है mb, यानी कि इसी फॉर्मूले से निकला है लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। अब चूंकि P इक्वल टू mb होता है इसीलिए मैंने यहां पर mb लिखा था, मतलब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, तो P इक्वल टू mb होता है भैया। तो हमने क्या किया कि लैम्डा इक्वल टू h/mb कर दिया, ठीक। मतलब चाहे आप लिखिए लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p, और चाहे आप लिखिए लैम्डा इक्वल टू h/mb। अगर आपको कण का द्रव्यमान दिया गया, उसका वेग दिया गया है, आपसे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको संवेग दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर आपको ये लैम्डा दिया गया है, प्लांक नियतांक दिया गया है, P निकालना है जैसे इसमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाइए। मतलब दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, तो जो दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दिया गया है लैम्डा, ठीक। लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम इसको बोलेंगे, ठीक, 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसको भैया मीटर में अब बदलिए पहले आप लोग, कितना आएगा? लैम्डा इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में बदलेंगे, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -10 से गुणा कर दीजिए, अभी मीटर में हो गया, ठीक। हमें प्लांक नियतांक की वैल्यू पता ही है, h की वैल्यू ये होता है हमारा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है भैया। हमें निकालना क्या है यहां पर? हमें कण का संवेग निकालना है P, ये हमें निकालना है। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा। मैंने बताया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक, समझ में आया? तो बताइए यहां पर ये आपका फॉर्मूला है, दैट्स अ रियल फॉर्मूला, ये रियल वाला फॉर्मूला है, लेकिन निकालना तो आपको P है। तो आप क्या कीजिए, P को लैम्डा के जगह पर कर दीजिए, लैम्डा को इधर ले आइए, सिंपल सा है। तो यहां पर हो जाएगा P इक्वल टू हमारा h/लैम्डा, ठीक, समझ में आया? अब देखिए P इक्वल टू कितना होगा? H की वैल्यू तो हमें पता ही है, सबकी वैल्यू पता है। देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 अपान लैम्डा की वैल्यू वहां देख लीजिए, आपका 2 इंटू 10⁻10 है। एक काम कीजिए, आप 6.6 को 2 से कट कर दीजिए तो कितना आएगा? 2 3 जा 6,
0.23 जा 6 3.3 आएगा, सिंपल सा है। तो इसको अब हम ले जाएंगे, देखिए P इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ऊपर बचा है 3.3 इंटू 10⁻34 और नीचे है 10⁻10, इसको भैया ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+10 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम P निकाल लेंगे, हमारा आंसर वही आ जाएगा। P इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ध्यान दीजिए, देखिए 3.3 इंटू ये 10⁻34 है, ये 10 है, 34 वाले भैया बड़े हैं और ये +10 है, तो जो बड़ा है देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों घटेंगे, लेकिन जो बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। तो 10⁻34 में से 10 जाएगा 24 होगा और इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे कण का संवेग होगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है तो कण का संवेग कितना होगा, वो होगा 3.3 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमें लैम्डा दिया गया था, प्लांक नियतांक की वैल्यू पता है, हमने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लगाया, फाइनली हमारा आंसर आया और यहीं पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 4 से 5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दोनों सेम ही है, इसके नियम आपको लिखना है, लेकिन नियम लिखने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता क्या है। इसके लिए मैं इस पेज को यूज करूंगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन वाला पेज, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ फिगर समझना है। देखिए मान लीजिए कोई धातु की सतह है, ये आपका कोई धातु लीजिए मेटल, ठीक, धातु की सतह है। जब इस सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं बताइए, धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, तो जब किसी धातु की सतह पर कोई आपतित प्रकाश यानी कोई प्रकाश, उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस पर आकर टकराता है, ठीक है, तो क्या होता है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, दैट्स अ प्रकाश इलेक्ट्रॉन, नाम दे दीजिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं मैं साइड में। ठीक, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी घटना को ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसके कुछ शर्त हैं, इसके जो है कुछ नियम हैं। अब ये जो आपका आपतित प्रकाश होगा इसकी जो आवृत्ति होगी उसको हम देहली आवृत्ति बोलेंगे। ठीक, और इस प्रकाश की कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगी उसको हम देहली तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। यानी कि जब तक देहली आवृत्ति के बराबर का कोई प्रकाश इस पर नहीं टकराएगा इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसको हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इस धातु की सतह से निकलते हैं उससे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसके नियम हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, इस चैप्टर में देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन ये सब आता है, तो उसका भी डेफिनेशन आप यहीं से निकाल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होगा, और आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा, और आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वो उसका कार्यफलन कहलाएगा। 3 डेफिनेशन मैंने बता दिए भैया,
तीनों इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन अब इसके कुछ नियम है, उसको समझते हैं। नियम को पढ़ेंगे हम, आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे जिसने भी चित्र समझा होगा। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, देखिए वैज्ञानिक हैं लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर ऊष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा, तो देखिए किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की जो दर होती है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि धातु की सतह पर जो प्रकाश गिर रहा है उसकी तीव्रता की वो अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी तीव्रता से वो आएगा भैया, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस धातु की सतह से निकलेंगे, मतलब जितनी तेजी से वो आएगा, ठीक, समझ में आया। तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, जितनी तेजी से वो धातु की सतह पर गिरेगा उतने ही ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस धातु से निकलेंगे, ठीक है, उस मेटल से निकलेंगे। दूसरी कंडीशन, मतलब दूसरा देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो उससे उत्सर्जित हो रहे हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ेगी। मतलब जितना ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी उतनी ज्यादा ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज होगी, ठीक। तीसरा आगे देखते हैं, चौथा हमारा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है। यानी कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, मतलब न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। मतलब अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक मिनिमम, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक। यह न्यूनतम आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो देहली आवृत्ति होती है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। 5 नंबर देखिए, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरेगा तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और इसके धातु की सतह पर प्रकाश के सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के सतह से निकलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे ही वो प्रकाश गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था विद फिगर। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अब नहीं समझ में आया तो भैया कभी नहीं आएगा। छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक। दिमाग को अपने ज्यादा विकसित कीजिए। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, जो नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे क्योंकि ये दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड है। मतलब जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो कई फॉर्मूले आपको मिलेंगे, आपके रास्ते में कई कांटे मिलेंगे, लेकिन सबको साइड में करते हुए हमें चलना है। देखिए क्या दिया गया है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। मतलब आपको क्या दिया गया है, यहां पर लैम्डा दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया उसको हम लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम। अब चूंकि इसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो लैम्डा इक्वल टू होगा 5 एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10 से गुणा कर देंगे। अब ये मीटर में हो चुका है, दैट्स अ कन्वर्ट इन मीटर, ठीक। आपको करना क्या है, फोटॉन की ऊर्जा निकालनी है। तो फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, ई से हम डिनोट करते हैं फोटॉन की ऊर्जा को, तो E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है।
तो भैया यहां पर हमें लैम्डा तो दिया गया है, हम वैल्यू रख देंगे, लेकिन H और C की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यहां पर H है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगा, अभी मैंने बताया। और C क्या है, ये प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहां पर हम साइड में लिखेंगे कि H जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, और दूसरी वैल्यू आपकी प्रकाश की चाल C, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, यहां पर E निकालना है, E ये आपको निकालना है। ठीक, कैसे निकालोगे, तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने अभी बताया। फोटान की ऊर्जा लिख दीजिएगा ऊपर, फोटान की ऊर्जा E होता है hc/λ, hc/λ। ठीक है, लेमड़ा पता होगा आप लोगों को, डायलॉग सुना होगा आपने, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो E हमारा होगा, H की वैल्यू हमें पता ही है कितना होता है, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू है 5 × 10⁻10। देखिए अब आप लोग चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक काम हम करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.6 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये अप्रॉक्स आएगा 19.8, ये इतना आ गया, इंटू 10⁻34 है, ये +8 है। तो भैया प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों आपस में घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़े हैं उनका रेस्पेक्ट करेंगे। तो 10⁻34 में से 8 जाएगा, 26 बचेगा। ठीक, अपान देखिए इस 10⁻−10 को ऊपर ले चलते हैं, तो 10⁻+10 हो जाएगा। भैया ऊपर ले जाना जरूरी है, जो आया उसको ऊपर तो जाना ही है। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, देखिए 5 नीचे आपका ऐसे ही रहेगा। यहां पर एक काम करेंगे, E तो हमारा अब निकल जाएगा, E = कितना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 है, ये 19.8 है, दोनों को काट दीजिए, लगभग आएगा 3.96, और हमारा आंसर जो आएगा 3.96 इंटू 10⁻26 है, ये 10⁻10 है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 26 बड़ा है, माइनस में, तो दोनों घट जाएंगे, 10⁻16 ये बचेगा, और ये आएगा जूल में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर। तो आप कह सकते हैं कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक्स किरण फोटान की जो ऊर्जा होगी वो जूल में 3.96 इंटू 10⁻16 जूल होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, प्लांक नियतांक हमें पता है, प्रकाश की चाल भी पता है, फॉर्मूला हमने लगा दिया फोटान की ऊर्जा का, E = hc/λ। एटलीस्ट हमारा जो फोटान की ऊर्जा आई वो 3.96 इंटू 10⁻16 जूल आया। इसको नोट करिए। ठीक, तो नोट कर चुके होंगे आप लोग, और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ चुके होंगे, आई होप। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, देहली आवृत्त, देहली तरंगदैर्ध्य, कार्यफलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।